इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत चीन विवाद अभी भी लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक होनी है। चीन के मोल्डो में 5वें दौर की कोर कमांडर की बैठक आज सुबह 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है। लगातार भारत और चीन सीमा विवाद जारी है। अभी तक भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एक बार फिर से आज सुबह 11 बजे मीटिंग होने वाली है। दोनों देशों के कमांडर स्तर की यह बैठक है। चीन के मोल्डो में 5वें दौर की ये कोर कमांडर की बैठक है। ये बैठक 11 बजे होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या इस बैठक से कोई नतीजा निकल के सामने आता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उनका कोई खास नतीजा नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए आज एक बार फिर से दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आज दोनों देशों के कोर कमांडर की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से एलएसी पर तनाव पैदा हुआ था जब चाइना के सैनिक जो हैं गलवान घाटी तक पहुंच गए थे, उसके बाद झड़प भी हुई थी। हालांकि उसके बाद वार्ता जो हुई उसमें चीनी सैनिक भी पीछे हटे और भारतीय सैनिक भी अपनी अपनी जगह पर पहुंचे हैं। और इसी प्रकार तनाव कम करने के लिए बैठकों का दौर जो है वो अभी भी जारी है। और आज भी जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक 11 बजे के करीब कमांडर लेवल की मीटिंग जो है वो एलएसी पर होने वाली है। और इसी मुद्दे पर बात होगी कि किसी तरीके से एलएसी पर जो है तनाव की स्थिति जो बनती है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, क्योंकि दोनों देश जो है अब संपन्न है। और खास करके भारत के बाद जब से राफेल आए हैं, चाइना और पाकिस्तान की माथे पर शिकन की लकीरें जो है वो खिंच चुकी हैं। कहीं ना कहीं चाइना भी अब समझता है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है और ऐसे में इस प्रकार की हरकतें जो है वो चाइना सैनिकों द्वारा जो होती रही हैं अब वो नहीं हो पाएंगी। इसी के चलते लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। और इसी वजह से इसी तनाव को कम करने के लिए आज भी जो है कमांडर लेवल की मीटिंग जो है वो होने जा रही है। जी रविंद्र जी, आपको लगता है कि इस बैठक के बाद में तनाव और थोड़ा बहुत कम हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठकों का दौर जारी हो रहा है ये इसी वजह से है कि किसी तरीके से तनाव जो है वो कम किया जाए। सीमा पर तनाव जिस तरह से बरकरार है उसको किसी प्रकार से कम किया जाए, और इसी वजह से कमांडर लेवल की मीटिंग जो है वो की जा रही है। और इससे पहले भी जो है बैठकों का दौर हुआ था, लेकिन आज फिर जिस तरह से बैठक जारी होने वाली है 11 बजे करीब, तो यही आशंका जताई जा रही है कि वहां पर जो बातचीत होगी वो यही बातचीत होगी कि दोनों देश जो हैं अपने अपने सैनिकों को पीछे रखेंगे और आगे आने वाली स्थिति जो है वो बड़े स्तर पर बातचीत होगी, ना कि जो सैनिक आगे आ जाते हैं उनको लेकर भी बात होगी कि वो आगे नहीं आएंगे। और दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए ऐसे बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। जी, जिस तरीके से लगातार रविंद्र जी दोनों देशों में अभी भी तनाव जारी है और हमारे देश के जो बड़े नेता हैं वो भी इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, विपक्ष भी इस पर कई बार इसको मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरता है, तो आपको क्या लगता है कि आगे इसमें स्थिति क्या होने वाली है? जी देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करते रहना, लेकिन अगर आलोचना सही तरीके से हो, सही मुद्दे पे हो तो आलोचना सही होती है। विपक्ष हर मुद्दे पर अपनी भूमिका जो है वो विपक्ष की निभा रहा है, लेकिन सही मुद्दों पर वो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सही तरीके से नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है, क्योंकि विपक्ष का आंकड़ा कम है। इसी वजह से वो अपने आप को जीवित रखने के लिए ऐसी चीजें जो है वो जाहिर करती है। लेकिन बॉर्डर पर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है या भारतीय सरकार ने जिस तरह से बातचीत की है, चाहे वो विदेश स्तर पर बात हुई
या उसके बाद कमांडर लेवल की और कोर कमांडर लेवल की बैठकों का दौर जारी रहा। तो ऐसे में यही लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, लेकिन सरकार जो है तनाव कम करने के लिए और खास करके भारतीय सेना जो है तनाव कम करने के लिए अपना बैठकों का दौर जो है वो जारी रखती है। जी रविंद्र जी, लगातार हर बार बैठकें होती हैं और चीन कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखता है और सहमति भी जताता है, लेकिन बैठकों के जस्ट कुछ ही दिन बाद वो फिर से अपनी वापस वही स्थिति पे आ जाता है। आपको लगता है कि क्या अब चीन कुछ थोड़ा बहुत अपनी जो उसकी जो जितनी भी उसकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करेगा? जी देखिए, बदलाव तो उसको करना पड़ेगा। पहले वाला चाइना जो है वो पहले जिस तरह से स्थिति हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए पीठ में छुरा घोंपता था, अब उस स्थिति से उसको अपने आप को निकालना होगा, तभी बात होगी। क्योंकि भारत एक सक्षम देश है और राफेल उसके पास जो है वो पहुंच चुके हैं और भी कई अत्याधुनिक हथियार जो है वो रूस से खरीद रहा है, अमेरिका से खरीद रहा है, फिर चाहे इजराइल हो उससे जो मिसाइल है वो उससे खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति को देखते हुए चाइना जो है उसको कुछ समझना होगा कि अगर भारत के साथ अगर हालात खराब होते हैं या हालात ऐसे ही रहते हैं तो उसके लिए भी साजगार नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी स्थितियों को लेकर पहले से ही बदनाम है। कोरोना को लेकर पाकिस्तान कहूंगा तो पूरे विश्व में चाइना जो है इस समय बैकफुट पे है, हर जगह उसकी निंदा हो रही है कोरोना के चलते। और ऐसे में अपने पड़ोसियों के साथ उसके रिलेशन जो है अगर खराब होते हैं तो उसके लिए भी सही नहीं होंगे। जी बिल्कुल रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज सुबह भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच बैठक होनी है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर है अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम के लिए मेहमानों का जो निमंत्रण है वो भेजा जा रहा है। कार्यक्रम में करीब 200 लोग शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। 5 अगस्त को भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसको लेकर वहां पर कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और अब तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से की जा रही हैं। अयोध्या में हर एक छोटी से छोटी चीज पर खास ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था हो, अयोध्या की सफाई हो या फिर अयोध्या को सजाने की बात हो, वहां पर हर एक चीज पर खास ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि वहां पर सभी व्यवस्था ठीक से हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। और इन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, अयोध्या में किस तरीके की तैयारी चल रही हैं अभी? देखिए, अयोध्या में जो भूमि पूजन की तैयारियां हैं बहुत जोरों से चल रही हैं, जहां रातों दिन जो है रामनगरी को सजाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दौरा दोपहर 12:30 बजे होना है और वो सभी जितने भी ट्रस्ट के अधिकारी हैं और वहां के साधु संत हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा करेंगे। जी सीएम योगी कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं? सीएम योगी 12:30 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ पर हेलीपैड से अयोध्या में जितने भी जो है क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को जाना है, वहाँ आज सब जगह जाकर के निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल। तो अयोध्या में इस वक्त खास तैयारी की जा रही है, सजावट की भी कई तैयारियां हैं, साथ ही सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कई अधिकारी पहले भी इस पर जो है कई बारी जांच कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं। और साथ ही ये बताइए कि अभी वहां पर कोरोना की स्थिति क्या है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना जो है राम जन्मभूमि के जो पुजारी थे उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था के पुलिसकर्मी थे उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रामनगरी को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है और सब साफ सफाई की दृष्टिगति से साफ सफाई भी रामनगरी में पूरी तरीके से रातों दिन चल रही है। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी सब चीजों को लेकर के जो है जायजा लेंगे, साफ सफाई व वहाँ की जो सजावटी का कार्य और पीएम मोदी को आना है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी जायजा लेंगे। जी गौरव जी, आप अयोध्या में मौजूद हैं, आपको वहाँ की हर एक स्थिति का पता होगा। आप बताइए कि वहाँ के लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है अभी?
देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ जो अयोध्या के लोग हैं, काफी दिनों से उनको ये था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और उसका जो शुभ घड़ी है वो आ गई है, जहां 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन होना है। ऐसे में यहाँ अयोध्या वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही नहीं, हम पूरे विश्व की बात करें तो जिससे राम मंदिर पे लगन है, उनको भी पूरी तरीके से उत्साह और काफी खुश नजर होते हुए मतलब दिखाई दे रहे हैं। अगर पर्यटक की बात करें तो अयोध्या में जब राम मंदिर भव्य बन जाएगा, लोग काफी संख्या में यहाँ और दर्शन पूजन करेंगे। जी गौरव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं और आज एक बार फिर से सीएम योगी अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचेंगे, क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसको लेकर वहां पर तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा जाएगा, जिसको लेकर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सभी लगातार वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा ले रहे हैं। और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर देश भर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। इससे अयोध्या में काफी चीजें बदलेंगी। वहां पर जो पर्यटन है उसमें भी काफी बदलाव आएगा और साथ ही वहां की जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। पुनीत मोहन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, आज सीएम योगी एक बार फिर से अयोध्या जाने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीधे तौर पे 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। उसकी तैयारियों का जायजा लेने आज सीएम योगी एक बार फिर जा रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। सीधे तौर पे 2 दिन बाद एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था, और पूरी अयोध्या सजा के तैयार करी गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बार दीप उत्सव मनाया गया था अयोध्या में, उसी तरह का एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन नियमों का भी सख्ती से पालन होगा। केवल उन्हीं लोगों को मंदिर में एंट्री मिलेगी जिनके नाम सूची में है, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही आज सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे। किस तरीके से पीएम वहां पर आएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, फाइनल एक सीधे तौर पर जायजा लेना है उनको, और पूरे कार्यक्रम की तैयारी देखनी है। आला अधिकारी 2 दिन से लगातार लखनऊ से अयोध्या जा रहे हैं और लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। कल यानी कि परसों रात 4 बजे से परसों 4 तारीख को रात 12 बजे से अयोध्या में वाहनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। हालांकि सख्ती पहले से बढ़ती जा रही है। लखनऊ से अयोध्या रोड पर जो टोल नाके हैं वहां पर वाहनों की चेकिंग करी जा रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि 5 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें स्वयं पीएम मोदी पधार रहे हैं। जी पुनीत मोहन जी, लगातार इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि देश के राष्ट्रपति को भी न्योता नहीं दिया गया है। क्या ये जो राम मंदिर है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का है? ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीधे तौर पे अयोध्या का जो राम मंदिर है वो हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है, और जब उसके भूमि शिलान्यास का पूजन हो रहा है, जब भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो रही है, ऐसे में विपक्ष कोई मौका चूकना नहीं चाहता और लगातार जो भी कमी बीजेपी के द्वारा करी जा रही है उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। चाहे वो अशोक सिंघल को न्योता ना दिया गया हो, चाहे वो आडवाणी को न्योता ना दिया गया हो, या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ना बुलाया गया हो, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और सीधे तौर पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी की एक पार्टी गाइडलाइन के तहत हो रहा है। ये मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि एक बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। असरुद्दीन ओवैसी साफ तौर पे पहले कह चुके हैं कि पीएम को वहां पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे बताया कि राम मंदिर पिछले कई सालों से केवल राजनीतिक केंद्र रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं, लेकिन अब वो समय आया है कोर्ट के फैसले के बाद, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और उसके भूमि शिलान्यास पूजन के लिए पीएम मोदी वहां पर 5 तारीख को जा रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत मोहन जी, लगातार सभी में उत्साह है, लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहता है क्योंकि उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि कई सारे जो मुस्लिम कार सेवक हैं जो उसमें शामिल हुए थे या फिर उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए काफी ज्यादा अपना योगदान दिया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनको भी न्योता दिया जाए, उनको इसमें शामिल किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए?
देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया है, 2 दिन का लॉकडाउन रहता है शुक्रवार से और सोमवार तक, और उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। ऐसे में सभी को न्योता दे पाना संभव नहीं है। हालांकि सरकार अपने ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि जो लोग राम जन्मभूमि मामले में थे, जिन लोगों ने जेल तक काटी है, उनको न्योता दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि लिस्ट लंबी है, पीएम का कार्यक्रम है, और अगर आमंत्रण ही देने लगे तो कम से कम लाखों लोग होंगे जो अयोध्या पहुंच जाएंगे, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जो मुख्य रूप से वहां पर अयोध्या के, चाहे वो महंत हो या ट्रस्ट के सदस्य हों, और इसके अलावा पीएम मोदी हैं और विहिप के जो भी कार्यकर्ता बड़े स्तर के रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। और बाकी लोगों से निवेदन किया गया है कि आप घर पर बैठकर टीवी स्क्रीन के माध्यम से राम जन्मभूमि का शिलान्यास देखिए। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम होगा और उसमें सरकार सभी को आमंत्रित करेगी, लेकिन इस समय संभव नहीं है क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान भी रखना है और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का फॉलो भी करना है। जी पुनीत मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं, जहां पर वो अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन की सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। गुजरात से खबर है, जहां पर प्रशासनिक बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 58 आईपीएस अधिकारियों समेत 74 पुलिस अधिकारियों का तबादला वहां पर किया गया है। गुजरात सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। गुजरात सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जहां पर प्रशासनिक तौर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 58 आईपीएस अधिकारियों सहित 74 पुलिस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। गुजरात सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। गुजरात से हमारे संवाददाता पारस राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पारस जी, जिस तरीके से ये जो फेर बदल किया गया है, क्या जानकारी इस बारे में? जी बताएं तो गुजरात के अंदर जो अधिकारी है जो उनका तबादला हुआ, फिर फिलहाल विशेष बातचीत करें तो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया को गुजरात डीजीपी अधिकारी की पोस्ट पे उनको शनिवार को ही नियुक्त कर दिया था। और कई जैसे कि तरुण बारोट है और वगैरह वगैरह कई अधिकारी मौजूद, जैसे बड़ौदा कमिश्नर बना दिए गए हैं। सीआईडी क्राइम में भी कई फेरबदल हुआ था। ये गुजरात गृह विभाग के आदेश के अनुसार हुआ है। और गुजरात के पूर्व डीजीपी शिवराज झा शनिवार को ही रिटायर हो गए थे। उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, वो शनिवार को खत्म हुआ था। और शनिवार के दिन ही अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया को गुजरात डीजीपी की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है शनिवार से। जी पारस जी, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े फेरबदल के पीछे क्या वजह हो सकती है? फिलहाल देखा जाए तो अभी फेरबदल तो ये है क्योंकि आने वाले सितंबर अक्टूबर में अहमदाबाद जो महानगर पालिका है उनके चुनाव आ रहे हैं, तो ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि चुनाव को लेकर ये फेरबदल किया गया है। और जो ये कोरोना की महामारी है जो, और इतने अब की बार आईपीएस और आईएएस रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनको लेकर भी ये पोस्टिंग हो सकती है। जी पारस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि गुजरात में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 58 आईपीएस अधिकारी और 74 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें गुजरात में प्रशासनिक तौर पर यह बड़ा फेरबदल है, जहां पर गुजरात सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 58 आईपीएस अधिकारी और 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गुजरात में यह बड़ा फेरबदल हुआ है। गुजरात सरकार ने 58 आईपीएस अधिकारी और 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अगली बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब में
जहरीली शराब का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 जिलों में 100 जगहों पर छापेमारी की गई है। कई अधिकारी निलंबित भी किए गए हैं। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 जिलों के कई इलाकों में ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत कपूर जी, क्या जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इस मामले में एसआईटी की तरफ से भी जांच की जा रही है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट की जो इंक्वायरी है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से मार्क की गई है, अभी इस मामले में लगातार जांच कर रहे हैं। रेड का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई ढाबों के ओनर जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। जल्द इस पूरे कहीं ना कहीं नेक्सस को गेल का पुलिस जो है वो एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरी पोस्ट ट्रेजेडी के ऊपर नजर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें अब तक 86 के आसपास उनकी मौत हो चुकी है। और सीधे तौर पर इतनी बड़ी संख्या में ये जो ट्रेजेडी हुई है, इसकी असल जो किंगपिन है उनको भी पकड़ने की कोशिश करी। हालांकि एक महिला किंगपिन बताया जा रहा था, वो हिरासत में ले ली गई है। इसके अलावा कुछ और बड़े लोग जो हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी कई जगह रेड्स का सिलसिला जारी है। न केवल इन जिलों में बल्कि पंजाब के अलग अलग स्थानों पर रेड्स जो हैं वो की जा रही हैं, ताकि इस पूरे के पूरे नेक्सस को पंजाब से खदेड़ा जा सके। जी विनीत जी, जिस तरीके से इतने सारे लोगों की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, आपको जिस तरीके से ये मामला, मतलब ये जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, तो इसके लिए जो प्रशासन है वो क्या कार्रवाई कर रहा है अभी? सीधे तौर पर जो जिन लोगों को ये शराब पिलाई गई थी या जिन लोगों ने ये शराब पी थी, उनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है, लेकिन कुछ की हालत जो है वो नाजुक है। इसलिए आंकड़ा जो है वो बढ़ता सा नजर है। जहरीली शराब की वजह से लोगों की हालत जो है वो लगातार बिगड़ती सी नजर आ रही थी। जिन लोगों ने ज्यादा मात्रा में शराब पी, उनकी पहले मौत हो चुकी है, कुछ एक की हालत भी क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाने के बाद जो असल दोषी हैं उनके क्या रही जाएगी, क्योंकि गाँव वाले लगातार इस बात का करते नजर आ रहे थे कि वो शिकायत करते, लेकिन पुलिस के कानूनों जू तक तो अब उन पुलिस लेकर उनकी भी इंक्वायरी आदेश जो है जारी कर दिए गए। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कर्मी हैं जिनकी सस्पेंशन और इंक्वायरी आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब सीधे तौर पर बात करें तो कैप्टन सरकार जो है पूर्ण रूप से संजीदा नजर आ रही है, ताकि इस तरह के जो माफिया हैं उनको प्रदेश से खदेड़ा जा सके। जी विनीत जी, इसमें सरकार ने जो मृतक हैं उनको भी मुआवजा देने की बात कही है, क्या अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जो मृतक हैं उनके जो आश्रित हैं उनको 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, और जल्द ही राशि के परिजनों को दे दी जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर मौत की नहीं कर सकता जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन लोगों के अपनी जो है वो दुनिया में नहीं है। जी विनीत कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब प्रशासन इसके लिए सख्त नजर आ रहा है। उसने 3 जिलों में 100 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें करीब 25 लोगों की गिरफ्तार किया गया है और कई अधिकारी भी निलंबित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और इसमें अब पुलिस काफी सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रही है। इसमें 3 जिलों के कई इलाकों में छापेमारी की गई। इसमें 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी पर पुलिस लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन सभी की
तलाश की जा रही है। सभी जो शराब के जितने भी ठेके हैं उन सभी पर छापेमारी की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।